Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलो बढ़े आगे। लास्ट लेक्चर में आपको कुछ टास्क दिया था मैंने 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करने का, हो गए? डन, गुड। तो करिए ऑब्जर्व। ये है वो कोड जिसका चैलेंज मैंने आपको दिया था, जो जब रन होगा तो आपके ब्राउजर विंडो पे 1 से लेकर 10 तक के 10 नंबर प्रिंट करने के बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। अब करिए जरा इस कोड को ट्रेस। बताइए सबसे पहली लाइन इस कोड में कौन सी रन होगी? सबसे पहली लाइन इस कोड में रन होगी ये लेट वाला स्टेटमेंट, ठीक है। फिर ये जो फंक्शन वाला पार्ट है पूरा, ये तो अभी चलेगा नहीं, मानते हैं? ये तब चलेगा जब कॉल आएगा, ठीक। फिर कंट्रोल आएगा इस लेट वाले स्टेटमेंट पे। जब ये चलेगा तो आप कॉल करेंगे सेट इंटरवल। और क्या पास करा है आपने सेट इंटरवल को? सेट इंटरवल को आपने पास करें 2 आर्ग्यूमेंट, राइट। ये प्रिंट नंबर्स क्या है? ये वो फंक्शन का नाम है जिसे कॉल होना है। और ये 1000 क्या है? ये वो ड्यूरेशन है जितनी देर में आपको प्रिंट नंबर्स को कॉल करते जाना है। जितने टाइम पीरियड के बाद आपको प्रिंट नंबर्स को कॉल करते जाना है। एग्रीड, मानते हैं? अब जैसे ही 1 सेकंड का टाइम बीतेगा, ऑटोमेटिकली जेएस प्रिंट नंबर्स को कॉल करेगी। प्रिंट नंबर का कोड रन होगा। एक्स की वैल्यू स्क्रीन पे दिखेगी आपको एज 1। एक्स प्लस प्लस एक्स की वैल्यू को 2 कर देगा। इफ कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। फिर जैसे ही 1 सेकंड बीतेगा, दोबारा प्रिंट नंबर कॉल होगा। फिर से ये कोड रन होगा। फिर एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी स्क्रीन पे 2। एक्स प्लस प्लस एक्स को 3 कर देगा। ऐसे करते करते एक स्टेज आएगी जब 10 प्रिंट होगा। आएगी। जब 10 प्रिंट होगा तो एक्स की वैल्यू प्लस प्लस होने के कारण 11 हो जाएगी। और एक्स की वैल्यू का 11 होगा, इस इफ कंडीशन को ट्रू कर देगा। ट्रू होते ही कंट्रोल इफ में जाएगा और हम कॉल करेंगे क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल क्या करेगा? क्लियर इंटरवल वाई में जो आईडी आपने दी है वो आईडी यहां पास करेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आईडी ये प्रोसेसिंग पूरी स्टॉप हो जाएगी। ऐसा ही होगा। इसी का आपको आउटपुट दिख रहा था लास्ट लेक्चर में। जब आप रन कर रहे थे तो 1 से लेके 10 तक आपको दिख रहे थे 10 नंबर। क्योंकि वो लोकल वेरिएबल बन जाएगा अरविंद। लोकल वेरिएबल हर फंक्शन कॉल पे क्रिएट होते हैं और फंक्शन के एग्जीक्यूशन खत्म होने पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो फिर कैसे बढ़ेगी एक्स की वैल्यू? तो अगर x इक्वल टू 1 तुम लिख दोगे तो x इक्वल टू 1 इंस्ट्रक्शन तो बार बार चलेगा ना। ये भी तो सोचो। अगर तुमने यहाँ x इक्वल टू 1 लिख दिया तो जितनी बार x इक्वल टू 1 वाली लाइन पे कंट्रोल आएगा उतनी बार x को 1 कर देगा कि नहीं? हाँ, माना तुमने वैर नहीं लगाया है, लेकिन वैल्यू तो री इनिशियलाइज कर देगा ना, है ना। इसलिए आपको इसको डिक्लेयर ऊपर ही करना पड़ेगा, यहां नहीं करना है। राइट, बढ़ू आगे। चलिए, अब जैसे सेट इंटरवल है ऐसे ही जेएस के पास एक फंक्शन और है। पढ़िए जरा उस फंक्शन की क्या खासियत है और वो क्या करता है। सेट इंटरवल आपने पढ़ लिया, अब एक और पढ़िए और बताइएगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है।
पढ़िए, अगला फंक्शन है सेट टाइम आउट। अच्छे से थ्योरी पढ़िए और बताइए इसमें और सेट इंटरवल में दोनों में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल सही। सेट टाइम आउट वही काम करता है जो सेट इंटरवल करता है, बस करता है सिर्फ एक बार। बिल्कुल, बस एक ही बार काम करेगा, एक से ज्यादा बार नहीं करेगा। तो अगर इसी कोड में मैंने सेट इंटरवल की जगह सेट टाइम आउट यूज कर लिया, सेम कोड मैंने ऐसे लिखा, नोटिस करिए मैंने सेट टाइम आउट यूज करा हुआ है यहां पर, तो क्या होगा? जल्दी जवाब दें। गुड। तो प्रोग्राम चलेगा, प्रिंट नंबर्स भी रन होगा, लेकिन स्क्रीन पे बस आपको एक नंबर दिखेगा विच इज 1, दैट्स इट। इसके बाद कभी 2 नहीं आएगा, क्योंकि दोबारा प्रिंट नंबर्स कभी नहीं चलेगा। तो अगर आपको कोई पीस ऑफ कोड एक गिवन टाइम पीरियड के बाद बस एक बार चलाना है, तो आप इस काम को करने के लिए यूज करेंगे सेट टाइम आउट। और अगर आपको उसे चलाते जाना है गिवन टाइम पीरियड के बाद, तो आप उसके लिए यूज करोगे सेट इंटरवल। क्लियर है दोनों? गुड। अब आ जाइए लेट और वैर, इनके बीच के बहुत क्रूशियल डिफरेंसेस को करते हैं डिस्कस। अगर आपको पहले से नहीं चलाना हो तो इमेजिन करिए नावेद, मैंने यहां पर कॉल करा सेट टाइम आउट। इमेजिन करिए सेट टाइम आउट का टाइम पीरियड मैंने 5 सेकंड का दिया, ड्यू टू सम रीजन मुझे 5 सेकंड से पहले इसे कैंसिल कर देना है, तो कैसे होगा? बताओ, जल्दी जल्दी बोलो कैसे होगा। उसका एक ही तरीका है ना। उसका एक ही तरीका है ना कैंसिल करने का, कि आप क्लियर टाइम आउट यूज करें। मतलब जेएस ये भी मानती है कि आपने सेट टाइम आउट कॉल करने के बाद हो सकता है अपना माइंड चेंज कर लिया और अब आपको फंक्शन नहीं चलाना, एक बार भी नहीं चलाना, बट आप सेट टाइम आउट कॉल कर चुके हैं, तो उसे एक बार भी चलने से रोकने के लिए आपको क्लियर टाइम आउट तो कॉल करना पड़ेगा ना। ओके, चलो बढ़ो आगे। अब आ जाइए, मैंने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस पे, बहुत क्रूशियल थ्योरी पे, और वो है डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वैर। जितना आपको पता है टेक्निकली आपको एक ही डिफरेंस मैंने बताया है लेट और वैर के बीच में। वैर पुराना कीवर्ड है, लेट नया कीवर्ड है, इतना ही जानते हैं ना अपन अभी तक, है ना। लेट किसने दिया है? लेट किसने दिया है? लेट दिया है ES6 ने, और वैर हमें पता है बहुत पहले से JS के अंदर अवेलेबल है। लेकिन फ्रॉम द पर्पज ऑफ इंटरव्यू याद रखिएगा लेट और वैर में 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। देर आर 4 डिफरेंसेस बिटवीन लेट एंड वैर। ठीक है, पहला डिफरेंस है इनके स्कोप का, दूसरा डिफरेंस है इनको रीडिक्लेयर कर पाएंगे कि नहीं, तीसरा डिफरेंस है इनका विंडो ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, और चौथा इन्हें डिक्लेयर करने से पहले यूज कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इन चारों बातों को डिटेल में करते हैं अपन डिस्कस। सबसे पहले बताइए स्कोप वर्ड का क्या मतलब होता है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्कोप? स्कोप का मतलब होता है एक्सेसिबिलिटी, यानी किसी भी वेरिएबल को आप कहां से एक्सेस कर सकते हैं, ये उसके स्कोप से तय होता है। अब आप पढ़िए और मुझे बताइए इन दोनों में स्कोप में क्या डिफरेंस है। आराम से पढ़ना और फिर जवाब देना मुझे। इन दोनों में स्कोप वाइज क्या डिफरेंस है? हम्म, मतलब क्या हुआ नावेद इसका?
मतलब इसका ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपने कोई फंक्शन बनाया जेएस के अंदर, है ना, फंक्शन F1 सपोज करिए, और F1 के अंदर ध्यान दीजिए आपने एक इफ स्टेटमेंट लिखा। इफ के अंदर आपने एक वेरिएबल बनाया वैर से, वैर x इक्वल टू 10 ये लिखा आपने। क्या ये वेरिएबल इफ के बाहर मिलेगा? जल्दी बोलिए। अगर मैं इफ के बाहर आकर कहूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स, तो क्या ये x मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस वेरिएबल को, गौर कीजिए, वैर की जगह डिक्लेयर करा होता है लेट से, तो बाहर आकर जब आप इसको एक्सेस करते तो आ जाती एरर। समझ आ रहा है? इस बात को और क्लियरली आपको समझाएगा अगला एग्जाम्पल। देखिए ध्यान से, इस वाले कोड में आई डिक्लेयर्ड कहां पर है? जल्दी बोलिए। आई डिक्लेयर्ड कहां है? फॉर के अंदर। ओके, तो जब फॉर लूप फिनिश होगा, क्या आई फॉर के बाहर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार। तो 1 2 3, तो लूप से वैल्यू आएगी। और जब लूप रुकेगा तो आई की वैल्यू कितनी होगी? जब लूप रुकेगा तो आई की वैल्यू कितनी होगी? आई की वैल्यू 4 होगी। तो कंट्रोल जब बाहर आएगा और कंसोल डॉट लॉग चलाएगा तो आपको वैल्यू नजर आएगी 4। आ रहा है समझ? क्लियर? जबकि आप यही सेम कोड अगर लेट लेकर चलाते हैं तो नोटिस करिए, फॉर के अंदर तो आपको 1 2 3 मिल जाएगा, बट जब जेएस देखेगी आप फॉर के बाहर आकर आई एक्सेस कर रहे हैं, तो ये आई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो जेएस आपको बोल देगी आई डिफाइंड नहीं है। समझ आ रहा है? नहीं। सी लैंग्वेज में भी कौन से ब्लॉक के अंदर के वेरिएबल बाहर मिलते हैं? किसने बता दिया तुम्हें सी लैंग्वेज में बाहर मिल जाएंगे वेरिएबल? अगर मैं इफ की बॉडी के अंदर कोई वेरिएबल बनाऊंगा तो क्या वो सी लैंग्वेज में इफ की बॉडी के बाहर मिलेगा मुझे? तो फिर सी लैंग्वेज वाला पूरा कोड लेट जैसा ही है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, ये हुई बात स्कोप की। अब आइए रीडिक्लेरेशन। आपको अच्छे से पता है ये वाला डिफरेंस। बिल्कुल कर सकते हैं दीपांश। क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास की प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं, बट ये कहां से आ गया दिमाग में अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ऑब्जेक्ट जब तक सरवाइव करेगा तब तक प्रॉपर्टी सरवाइव करेगी। ऑब्जेक्ट के साथ उसकी प्रॉपर्टी जुड़ी होती है। वो अभी पढ़ोगे आप जब ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो। चलिए, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड रीडिक्लेरेशन। जहां तक रीडिक्लेरेशन की बात है, लास्ट लेक्चर में खूब अच्छे से हमारा इस बात में डिस्कशन हुआ है। तो अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो जल्दी से बताइए, क्या मैं वैर 2 बार डिक्लेयर कर सकता हूं? वैर ए इक्वल टू 10, वैर ए इक्वल टू 20, चलेगा? चलेगा। जावास्क्रिप्ट इसे कैसे देखेगी? जावास्क्रिप्ट इसे ऐसे देखेगी जैसे मैंने कहा है, वैर ए इक्वल टू 10 और फिर मैंने ए को 20 कर दिया है, ऐसे ही देखेगी ना। और जब हम ए को प्रिंट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? तो हमें वैल्यू मिलेगी 20। लेकिन अगर यही काम आप लेट के साथ करते हैं तो जेएस दे देगी सेकेंड लाइन पे एरर। राइट? क्या बोलेगी आपसे? बोलेगी आपसे ए इज ऑलरेडी डिफाइंड। ए ऑलरेडी डिफाइंड है, आप दोबारा ए नहीं बना सकते। क्लियर? चलूं आगे। थर्ड डिफरेंस, ये देख लीजिए, आउटपुट समझ आ रहा है? दोनों पीस ऑफ कोड्स का आउटपुट समझ आ रहा है? Good.
थर्ड डिफरेंस आता है विंडो ऑब्जेक्ट से इनका क्या रिलेशन है, वो भी आपको पता है। जब आप कोई वेरिएबल ग्लोबल एरिया में बनाते हैं वैर कीवर्ड के साथ, तो जावास्क्रिप्ट इसे कहां ले जाकर क्रिएट कर देती है? जावास्क्रिप्ट इसे ले जाकर क्रिएट कर देती है विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। ये जावास्क्रिप्ट का विंडो ऑब्जेक्ट है, उस विंडो ऑब्जेक्ट में ये ए जाकर बैठ जाएगा। और अगर आपने कोई वेरिएबल लेट के साथ बनाया है, लेट ए इक्वल टू 10, तो ये वेरिएबल विंडो ऑब्जेक्ट में नहीं जाएगा। करेक्ट? राइट? तो इस कोड का आउटपुट समझाइए। पहले 10 और फिर अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? पहला वाला विंडो डॉट एक्स 10 क्यों दे रहा है और दूसरा वाला विंडो डॉट वाई अनडिफाइंड क्यों दे रहा है? बोलिए जल्दी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? पहला वाला विंडो डॉट एक्स 10 क्यों दे रहा है? वेरी गुड, क्योंकि एक्स विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर सेट हो गया है। और ये अनडिफाइंड क्यों दे रहा है? क्योंकि वाई नाम की विंडो ऑब्जेक्ट के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और जावास्क्रिप्ट का रूल है अगर ऑब्जेक्ट के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है और आप एक्सेस करते हैं तो जावास्क्रिप्ट एरर ना देकर उसकी जगह देती है अनडिफाइंड। ऐसा ही है? ठीक है, आप सुनिए ध्यान से। चौथा डिफरेंस बड़ा सरप्राइजिंग सा है। जावास्क्रिप्ट का ये मानना है कि अगर कोई वेरिएबल वैर कीवर्ड से बनता है तो आप उसे डिक्लेयर करने के पहले भी यूज कर सकते हैं। आप उसे डिक्लेयर करने के पहले भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इस कोड को देखिए। आपने जेएस से बोला कंसोल डॉट लॉग एक्स, फिर आपने बोला वेर एक्स इक्वल टू 10, और फिर आपने बोला कंसोल डॉट लॉग एक्स। लॉजिकली इस लाइन पे एरर आनी चाहिए प्रोग्रामिंग के बेसिक रूल्स के अनुसार, लेकिन नहीं आएगी। इस लाइन पे वैल्यू आएगी अनडिफाइंड। फिर ये लाइन से x क्रिएट होगा और फिर इस लाइन से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी विच इज 10। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, तो वह मैं आपको बता दूं। इसके पीछे जावास्क्रिप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम होता है होस्टिंग। होस्टिंग, HOISTING। एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट जब वैर से बनता हुआ कोई वेरिएबल देखती है तो कोड को पहले स्कैन करते हुए उसे इस वेरिएबल के क्रिएशन का पता लग जाता है। ठीक है, इसलिए जब आप अपने प्रोग्राम में एक्स यूज करते हो तो जावास्क्रिप्ट की तरफ से वैल्यू दिखती है आपको अनडिफाइंड, क्योंकि वो जानती है आप इस वेरिएबल को आगे क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपने यही कोड लेट के साथ लिखा होता तो गेस करिए क्या होगा। अगर आपने यही कोड लेट के साथ लिखा होता तो जावास्क्रिप्ट दे देगी एरर, ये कहते हुए कि आप उसे इनिशियलाइज करने से पहले यूज कैसे कर सकते हैं। राइट? वैसे आपको इसकी जरूरत पड़ने नहीं वाली, ऐसा आप कभी करेंगे नहीं, लेकिन अगर कभी हो गया तो जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट अपनी तरफ से ऐसा नहीं करने देगी कि आप लेट वाले को बिना डिक्लेयर करे यूज कर लें। क्लियर है मेरी बात? चलो आगे, डन। चलिए आप तैयार हो जाइए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत नया। एंड टॉपिक इज ऑब्जेक्ट्स। फीचर्स कम नहीं है, लेट के फीचर्स एज कंपेयर टू वेर ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, वो ज्यादा क्लोज हैं स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग रूल्स के। कम थोड़ी हो गए फीचर। लेट वैसे बिहेव करता है जैसे किसी भी लैंग्वेज का वेरिएबल बिहेव करेगा।
तो लेट ने ज्यादा कोशिश करी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स जावास्क्रिप्ट में भी वैसे ही रहें जैसे बाकी लैंग्वेजेस में है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक इज क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अभी बताइए, आपने जावास्क्रिप्ट के खुद के ऑब्जेक्ट्स यूज करें? बोलिए हाँ के ना। करें। एक आपने यूज करा है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, एक आपने यूज करा है कंसोल ऑब्जेक्ट, एक आपने यूज करा है विंडो ऑब्जेक्ट, करा है। ऐसे आप खुद भी जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव हुए कि नॉन प्रिमिटिव हुए? किस कैटेगरी में आएंगे? ऑब्जेक्ट्स नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हुए। लेकिन जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब आप कोई नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं तो उसके अंदर आप सिर्फ वैल्यू रखते हैं, लेकिन जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर आप दो चीजें रख पाते हैं जो आप बाकी लैंग्वेजेस में भी देखते होंगे। वैल्यूज भी रख पाते हैं, और ये एक्शंस क्या हैं? एक्शंस माने फंक्शंस। Objects can have functions also, and objects can have data also. बस जो ऑब्जेक्ट के पास फंक्शंस होते हैं उन्हें फंक्शन ना बोलकर क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है मेथड्स। ठीक है, तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सभी लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आपने आज तक जितनी लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, जैसे जैसे सी प्लस प्लस, जैसे जावा, जैसे पाइथन, शायद कुछ लोगों ने सी शार्प भी पढ़ी हो, इन सब में ऑब्जेक्ट बनाना स्टेप 2 होता है ना। स्टेप 1 क्लास बनाना होता है ना। पहले क्लास बनती है फिर ना ऑब्जेक्ट बनता है। आपके ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, प्री डिफाइंड क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं। जावास्क्रिप्ट में याद रखिएगा, नो नीड टू क्रिएट अ क्लास। आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। अगर आपको लग रहा है सर बिना क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे बन जाएगा, तो एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को कहते जरूर है कि ये ऑब्जेक्ट है। बाकी अगर आपने पाइथन पढ़ी है तो मैं आपको याद दिला दूं, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट पाइथन की डिक्शनरी की तरह होता है, जिसमें क्या रखे जाते हैं? जिसमें रखे जाते हैं की वैल्यू पेयर। और अगर आपने जावा पढ़ी है तो जावा में डिक्शनरी की जगह कौन है? बोलिए जल्दी। हु बिहेव्स लाइक डिक्शनरी इन जावा? हैश मैप। राइट, तो जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक्चुअल में इंटरनली मैप की तरह रहते हैं। ओके, इसलिए जावास्क्रिप्ट को क्लास की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि ES6 ने क्लास का कॉन्सेप्ट दिया है, याद रखिए, लेकिन लोग नॉर्मली इसे ओवरबर्डन मानते हैं, क्योंकि क्लास बनाकर कुछ ऐसा स्पेशल आप नहीं करते हैं जो बिना क्लास के आप ना कर पाए। इसलिए जावास्क्रिप्ट में अधिकतर जगहों पर आप देखेंगे लोग विदाउट क्रिएटिंग क्लास डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो जावास्क्रिप्ट ने इस बात को कंपलसरी नहीं करा है कि आपको अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है तो आप क्लास बनाइए। आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन विदाउट क्लास भी डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में आप क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? बढ़ूं आगे। अब बात आती है जेएस में ऑब्जेक्ट बनता कैसे है। तो गौर कीजिए, जेएस में ऑब्जेक्ट दो तरह से बनता है, बिल्कुल वैसे जैसे आप एरे बनाते हैं। याद है आपको एरे कैसे बनाते हैं जेएस में? याद है? एरे भी दो तरह से बनाते हैं ना, एक उसका लिटरल यानी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके, और एक आप एरे नाम का कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। ऐसे ही ऑब्जेक्ट के साथ होता है। ऑब्जेक्ट को भी आप दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं। या तो ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल, जो करली ब्रेस से इंडिकेट होता है, और या आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर, जो ऑब्जेक्ट के नाम से क्रिएट करा जाता है। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर? तो पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बता रहा हूं कैसे यूज होता है। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर यूज करना बहुत ही सिंपल है। क्या लिखना पड़ेगा आपको? आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, लेट, लेट के बाद आपके वेरिएबल का नाम, जो भी नाम आप देना चाहते हैं, इज इक्वल टू के बाद लिखेंगे आप न्यू, और ओ कैपिटल करके आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट।
क्या होगा इस लाइन का सर, गेस करिए। अगर आपने लिखा मान लीजिए लेट x इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, न्यू ऑब्जेक्ट। अगर आपने कहा लेट x इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, तो x नाम का क्या बनेगा, एक रेफरेंस। किसको पॉइंट करेगा, एक डायनेमिक ब्लॉक को पॉइंट करेगा। ये डायनेमिक ब्लॉक कौन है, ये डायनेमिक ब्लॉक एक ऑब्जेक्ट है। अभी इसके अंदर क्या है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा है, राइट? तो जरा इस लाइन को देखिए और बताइए व्हाट इफेक्ट दिस लाइन विल हैव। अगर मैं जेएस से बोलूंगा लेट माय कार इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, तो माय कार नाम का बनेगा एक रेफरेंस जो किसको पॉइंट करेगा, एक मेमोरी एरिया को पॉइंट करेगा। वो मेमोरी एरिया क्या होगा, वो मेमोरी एरिया ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट होगा। ठीक है, अब कार के अंदर अभी क्या है फिलहाल, तो जवाब फिलहाल कार के अंदर कुछ नहीं है, ना कोई प्रॉपर्टी है ना कोई मेथड है, बिल्कुल ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसको आप माय कार के नाम से रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अब खाली ऑब्जेक्ट तो किसी काम का होगा नहीं, ऑब्जेक्ट यूज करना है तो आप उसमें ऐड करेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जावास्क्रिप्ट में डेटा मेंबर को बोलते हैं। तो आपने किसी भी लैंग्वेज में स्टूडेंट क्लास बनाई होगी, एम्प्लॉय क्लास बनाई होगी, तो उसके अंदर रोल नंबर, नेम, ये सब जो आप रखते हैं, ये जेएस की वोकैबुलरी में कहलाती हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज अपने ऑब्जेक्ट में ऐड करने के जेएस आपको दो तरीके देती है। पहला तरीका, आप प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं यूजिंग डॉट। दूसरा तरीका, आप प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अगेन सी प्लस प्लस या जावा से कंपेयर मत कीजिएगा। जावा या सी प्लस प्लस में आप डेटा मेंबर डिक्लेयर कहां करते हैं, क्लास के अंदर, और उसे यूज किसके साथ करते हैं, यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। यहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ डेटा मेंबर क्रिएट भी हो जाएगा और इनिशियलाइज भी हो जाएगा। आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन, यहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा मेंबर क्रिएट भी हो जाएगा और यूज भी हो जाएगा। बिल्कुल किसकी तरह, बिल्कुल पाइथन की तरह। पाइथन में आपको याद है डंडर इनिट, जैसा पाइथन का डंडर इनिट होता है, जब वो चलता है तो ऑब्जेक्ट के अंदर मेंबर्स क्रिएट कर देता है, ऐसा ही यहां पर होता है, राइट? तो ध्यान से देखिए, ये है डॉट ऑपरेटर का सिंटेक्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 3 लाइनें लिख रहा हूं, मुझे जरा उसका मतलब समझाइएगा। मैंने जेएस से कहा वेर माई कार इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। बताइए क्या डायग्राम बनेगा इस लाइन का मेमोरी में, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या होगा इस लाइन से, माई कार नाम का बनेगा एक रेफरेंस, बनेगा, कहां पॉइंट करेगा, एक मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा जिसमें कुछ नहीं होगा फिलहाल। अब मैंने जावास्क्रिप्ट से कहा माई कार डॉट नेम इज इक्वल्स टू बेलिनो। बताइए इस लाइन का हिंदी वर्जन क्या बना, इस लाइन का हिंदी वर्जन क्या बना, इसका हिंदी वर्जन बना माय कार जहां पॉइंट कर रहा है वहां जाओ और वहां नेम नाम की एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर दो। ठीक, तो जावास्क्रिप्ट नेम नाम की एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर देगी और इसके अंदर असाइन क्या कर देगी, जल्दी बोलिए, इसके अंदर असाइन कर देगी द स्ट्रिंग बेलिनो, राइट? ऐसे ही मैंने अगर कहा माय कार डॉट ईयर इज इक्वल टू 2018, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, इसी माय कार वाले ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी और बढ़ाएगी। क्या नाम होगा उस प्रॉपर्टी का, ईयर। वैल्यू क्या होगी उसकी, 2018। आ रहा है समझ, यस, ये सब अंदर की वैल्यू पेयर के फॉर्म में जा रहे हैं। एग्जाम्पल पे आ जाएं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे आ जाएं इसके। पॉइंटिंग समझ में नहीं आई। माय कार एक वेरिएबल है जो, इस आपने सी पढ़ी है दीपांश, नहीं पढ़ी है, सी लैंग्वेज पढ़ी है, पढ़ी है ना। सी लैंग्वेज में आप पॉइंटर बनाते हैं, इंटेजर पॉइंटर पी लिखते हैं, लिखते हैं, ऐसे ये माय कार है,
राइट। और ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये पॉइंट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को। यहाँ क्लास तो है ही नहीं ना, इसलिए क्लास का तो नाम ले ही मत आप पूरे वोकैबुलरी में, कहीं क्लास तो है ही नहीं, सिर्फ एक रेफरेंस है जो पॉइंट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को। जैसे आप मुझे बताइए, अगर मैं कहता हूं P इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ A, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि P A नाम के एक वेरिएबल को पॉइंट करेगा, यही हुआ। ऐसा ही यहां हो रहा है, बस ये वाला जो पॉइंटर है ये इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकता है, कर सकता है। हमने ऑब्जेक्ट तो पहले से बनाया ही नहीं है, ये न्यू ऑब्जेक्ट से क्या बन रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है सुमित? ये लाइन से क्या हो रहा है सुमित? जवाब दो मुझे। रेफरेंस तो माय कार है, रेफरेंस तो माय कार का नाम है। ये लाइन से क्या हो रहा है जिसको मैं रेक्टेंगल में हाईलाइट कर रहा हूं? ये भी रेफरेंस लग रहा है तुम्हें? क्यों? ये दोनों रेफरेंस हैं। बोलो बोलो जल्दी बोलो फटाफट। ये दोनों रेफरेंस है क्या? ये राइट वाला भी रेफरेंस है, लेफ्ट वाला भी रेफरेंस है। तो फिर ये राइट वाला क्या है? ये क्या क्रिएट हो रहा है? मेमोरी किसके नाम पे रिजर्व हो रही है? मेमोरी रिजर्व होगी तो उसका कुछ नाम तो होगा। माय कार तो रेफरेंस है, माय कार की तो मेमोरी अलग है। माय कार जहां पॉइंट कर रहा है वो किसका नाम है? वो ऑब्जेक्ट है। तुम ये सोच रहे हो कि जो कैपिटल ओ मैंने यूज करा है वो कहां डिक्लेयर्ड है, ये डाउट है तुम्हारा क्या? जहां तक मुझे लग रहा है तुम्हें लग रहा है वो ऑब्जेक्ट नाम का तो कुछ हमने बनाया ही नहीं है, ऐसा? तो फिर क्या डाउट है बताओ? मुझे तुम्हारा स्टेटमेंट समझ में नहीं आया कि सर हमने ऑब्जेक्ट तो बनाया ही नहीं है। अगर हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है तो ये न्यू ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है? ये ऑब्जेक्ट ही तो बन रहा है, और क्या बन रहा है ये? बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे हमने मायकार नाम का एक वो बनाया रेफरेंस, तो इसमें सर जैसे कंपनी मॉडल, तो ये सिर्फ एक जो ऑब्जेक्ट है ये सर किसी एक ही को पॉइंट करेगा, मतलब इसके आराम से जैसे आराम हम से, अरे 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 तुम आगे कहाँ भाग गए? तुम पहले मुझे इस लाइन का मतलब समझाओ, तुम्हें क्या लग रहा है इस लाइन से क्या होगा? एक न्यू ऑब्जेक्ट बना है और उसको मायकार रेफरेंस तो मतलब तुम तो पॉइंट कह कर रहे थे रहा है। हमने ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है, तुम तो मुझे ये बोल रहे थे ऑब्जेक्ट बनाना है एक। यस सर। यहाँ ऑब्जेक्ट किसको बोल रहे हैं? यहाँ ऑब्जेक्ट मेमोरी के एरिया को बोल रहे हैं बस, और कुछ नहीं है यहाँ ऑब्जेक्ट। यस एक सर। ब्लॉक ऑफ मेमोरी है बस, वो ऑब्जेक्ट बन गया है। उसके लिए जावास्क्रिप्ट ने आपको ऑब्जेक्ट नाम का एक नेम दिया है जिसे आप यूज करेंगे। जैसे यस सी में एमएलॉक होता है, ऐसे यस यहाँ सर। पर ऑब्जेक्ट है, बन गया एक ब्लॉक। अब इस ब्लॉक में यस तुम बताओ तुम्हें क्या क्या डेटा रखना है। तो मुझे इसके अंदर एक कंपनी नाम का मेंबर रखना है, तो एक कंपनी नाम का डेटा मेंबर बन जाएगा जिसमें आ जाएगा मारुति। फिर एक मॉडल नाम का डेटा मेंबर बन जाएगा जिसमें आ जाएगा बेलिनो। फिर एक ईयर नाम का डेटा मेंबर बन जाएगा जिसमें आएगा 2014। ऐसे अगर होगा। सर अपन अपन फिर मान लो एक और बार कंपनी को मतलब रिपीट करेंगे, तो तो ओवरराइट हो वो जाएगी, फिर ओवरराइट हो ओवरराइट हो जाए। जाएगी वैल्यू। मतलब जो एक ऑब्जेक्ट बनेगा उसे सिर्फ सिंगल सिंगल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी को एक वैल्यू दे सकते हैं, दूसरी वैल्यू दोगे तो पिछली वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। नहीं नहीं, जैसे अपन सी प्लस प्लस और उस जावा में क्लास है, तो मान लो क्लास के अपन ने 4 ऑब्जेक्ट बनाए, तो तो यहाँ चारों। तुमने 4 ऑब्जेक्ट कहाँ बनाए? फिर तुम कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ तुमने यस चार सर। ऑब्जेक्ट बनाए कि एक ऑब्जेक्ट बनाया है? एक ऑब्जेक्ट बना। तो फिर अगर इसका सी डबल प्लस का कोड लिखोगे तुम तो ऐसा होगा ना कुछ, कार सी, या जावा का कोड लिखोगे तो लिखोगे कार सी इक्वल टू न्यू कार। यस सर। हाँ, तो जावा तुम्हें क्या करने देगी? क्या इस लाइन से 4 ऑब्जेक्ट बना देगी? नो, एक। फिर
अगर जावा में तुम लिखते हो सी डॉट कंपनी इक्वल टू मारुति और फिर तुम कहते हो सी डॉट कंपनी इक्वल टू होंडा, तो क्या दो कंपनी बन जाएंगी? नो। तो फिर क्या अलग हो रहा है जावा से? सेम तो है बिल्कुल। यस सर। तुम एक ही ऑब्जेक्ट में सारी प्रॉपर्टीज असाइन कर रहे हो, तो वो एक ही ऑब्जेक्ट में जाएंगी। अगर दोबारा तुम माई कार डॉट कंपनी बोलोगे तो माई कार तो उसी को पॉइंट कर रहा है ना जो पहला ऑब्जेक्ट था। या तो फिर माई कार टू बनाओ तुम, ये एक नया रेफरेंस बनेगा, ये पॉइंट करेगा एक नए ऑब्जेक्ट को। तो अगर तुम्हें दो कार रिप्रेजेंट करनी है तो कैसे करोगे? कार, माय कार 1 और कार 2 के नाम से दो ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे। दो बनेंगे ना, दो रेफरेंस बनेंगे। वो दोनों अपने अपने ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे, उन अपने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा मेंबर असाइन होंगे। यस सर। थैंक यू। वेलकम। बाकी लोगों को क्लियर? कोई डाउट? डायनेमिक है तरुण, सब डायनेमिक है, यहाँ कोई साइज नहीं होगा। जैसे जैसे डेटा आता जाएगा साइज बढ़ती जाएगी। यहाँ कोई साइज आपको पहले से बताने की जरूरत नहीं है, जेएस इंजन अपने आप मैनेज करेगा। बिल्कुल सही नावेद, माई कार डॉट एक्स बोलोगे तो अनडिफाइंड आएगा, एरर नहीं आएगी, मतलब ये कंफर्म है ना? यस, एरर नहीं आएगी। जावास्क्रिप्ट बोलेगी ये प्रॉपर्टी है ही नहीं, बस इतना होगा। ठीक। फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस विल बी यूनिक, नहीं, आप एक ही ऑब्जेक्ट के मल्टीपल रेफरेंसेस भी बना सकते हो। जैसे मैं इसके बाद ये भी लिख सकता हूं, लेट माई कार टू इक्वल टू माई कार। क्या होगा अब? बोलिए। इफ आई राइट दिस लाइन व्हाट विल जेएस डू? बोलिए 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 जल्दी। इफ आई राइट दिस लाइन व्हाट विल जेएस डू? क्या करेगी जेएस अगर मैं कहूंगा लेट माई कार टू इज इक्वल्स टू माई कार? दोनों सेम मेमोरी एरिया को पॉइंट करेंगे? करेंगे बिल्कुल। और फिर अगर मैं कोई वैल्यू चेंज करूं तो चेंज होगी वैल्यू? इफ आई चेंज सम वैल्यू तो वो चेंज मुझे दिखेगा, वो चेंज होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही ऑब्जेक्ट को करेंगे, एक ही मेमोरी एरिया को करेंगे, और उस मेमोरी एरिया पे आप जो मैनिपुलेशंस करोगे वो आपको दिखेंगे। बट आप इन जनरल एक ऑब्जेक्ट का एक ही रेफरेंस लेकर चलोगे। आया समझ? चलूं आगे? चलिए अब इस कोड को रन करते हैं। ठीक है, रन करा मैंने। गौर करिएगा, मैंने कंसोल पे प्रिंट करा है, स्क्रीन पे प्रिंट ना करके। ये आपको दिखेगा कंसोल का आउटपुट। अब आप जब इसको एक्सपैंड करेंगे तब आपको अंदर सारे डेटा मेंबर और उनकी वैल्यू दिखेगी। ये कंपनी हो गया, ये मॉडल हो गया, ये ईयर हो गया। राइट, अंदर नोटिस करिए, अगर पाइथन में डिक्शनरी पड़ी है तो आपको बिल्कुल की वैल्यू पेयर का सिंटेक्स दिख रहा होगा। ऐसे होता है ना वहां भी, ऐसे यहां पर होता है। अगर आपने हैश मैप करा है जावा में तो हैश मैप की तरह आपको दिखेगा सारा डेटा। इसलिए मैं बोल रहा हूं यहाँ हर जगह सी प्लस प्लस एड मत करिएगा। जावास्क्रिप्ट बनी ही नहीं है इस इंटेंशन के साथ कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की तरह मार्केट में सरवाइव करे। वो ये बता रहा है कि इसकी टाइप क्या है, प्रोटो बता रहा है ये किसको बिलोंग करता है। तो पढ़ेंगे आगे अपन, इसको एक्सपैंड करोगे तो पता चलेगा इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इतने सारे मेथड, इतनी सारी चीजें इस ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से बैठी हुई हैं। राइट, ये कुछ डिफॉल्ट चीजें हैं जो ऑलरेडी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जेएस ने डाल दी हैं। ठीक, बढ़े आगे। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर? ठीक है, अब आपका डाउट था हम एक और रेफरेंस बना दे तो बना दीजिए। देखिए अब ध्यान से, अगर मैंने जेएस से कहा लेट माई कार टू इक्वल टू माई कार, क्या लगता है आपको दो ऑब्जेक्ट बनेंगे? नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट को दोनों मिलकर पॉइंट करेंगे। मतलब अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो माई कार नाम का बनेगा एक रेफरेंस, पॉइंट करेगा वो माई कार के ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर एक कंपनी होगी
राइट, जिसकी वैल्यू है मारुति। देन इसके अंदर एक मॉडल होगा जिसकी वैल्यू है बेलिनो, और इसी के अंदर एक ईयर होगा जिसकी वैल्यू है 2014। अब जब मैंने कहा माई कार 2 इक्वल टू माई कार, तो बताइए माई कार में इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है कि नहीं है? तो माई कार 2 में भी यही एड्रेस आ जाएगा। आप सोचिए अगर मैंने एक लाइन और लिख दी, माई कार 2 डॉट ईयर इज इक्वल्स टू 2021, और मैंने प्रिंट माई कार को करा, तो क्या लगता है आपको क्या मिलेगा? क्या ईयर 2014 मिलेगा या ईयर 2021 मिलेगा जब मैं माई कार को देखूंगा? तो जबकि चेंज मैंने माई कार 2 के थ्रू करा है। वेरी गुड, आई विल गेट 2021। रीजन बीइंग बोथ आर शेयरिंग द सेम ऑब्जेक्ट। ये चेक करिए, हुआ क्लियर? डायग्राम क्लियर है? बढ़े आगे। चलो तो इसको हटा रहा हूं मैं फिलहाल, सिंगल रेफरेंस से काम कर रहे हैं अपन। ये हुआ डॉट ऑपरेटर लगा के प्रॉपर्टीज बनाना। अब जेएस में आप ऐसा ही काम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। जेएस आपको सबस्क्रिप्ट में भी प्रॉपर्टी का नाम लिखने की परमिशन देती है। बस ध्यान रखने वाली एक बात है, जब आप प्रॉपर्टी का नाम सबस्क्रिप्ट में देंगे तो आपको डबल कोट या सिंगल कोट लगाने पड़ेंगे। अभी नहीं लगाए थे ना आपने इसमें आपने नेम और ईयर पे कोई डबल कोट नहीं लगाए थे ना, और वो लगाने भी नहीं है। लगा देंगे तो एरर आ जाएगी। लेकिन यहां अगर नेम और ईयर आएगा तो डबल कोट्स के अंदर आएगा। सिंटेक्स का पार्ट है ये। आ रहा है समझ? यहां बिना डबल कोट के नहीं आएगा नेम और ईयर, राइट? तो यही सेम एग्जांपल एक और नए तरीके से अगर लिखा जाए जेएस में तो वो ये है, राइट? द वेरी सेम कोड कैन ऑल्सो बी मेंशन इन दिस वे, माई कार डबल कोट्स या सिंगल कोट में कंपनी, मॉडल, ईयर, आउटपुट, इफेक्ट विल रिमेन सेम। यहां भी जब आप आउटपुट चेक करोगे डेवलपर टूल्स में तो आपको सेम रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। क्लियर? बढ़ू आगे। ठीक है, अब एक खास बात ये कि अगर आपकी प्रॉपर्टी में स्पेसेस हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू में नहीं, प्रॉपर्टी के नाम में स्पेसेस हैं, तो फिर जेएस बोलती है आप स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करें। जेएस बोलती है आप स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करें। यानी अगर मैं आपसे कहता हूं इस कोड में मैं चाहता हूं कार में एक रजिस्ट्रेशन नंबर नाम की प्रॉपर्टी ऐड हो, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे माई कार डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल्स टू और कुछ वैल्यू। ये जो गैप आप देख रहे हैं दिस विल बी एरोनियस। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है आप यूज करें सबस्क्रिप्ट। कहें माई कार सबस्क्रिप्ट डबल कोट में आप कहें रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल्स टू और आपकी वैल्यू। समझ आ रही है ये बात? देखिए एग्जाम्पल नोटिस करिए, ये रेज एनो की बात में कर रहा हूं। अगर आपकी प्रॉपर्टी में स्पेसेस हैं तो आपको वो प्रॉपर्टी का नाम सबस्क्रिप्ट से ही देना पड़ेगा। अगर आपने डॉट लगा के दिया तो देखिए जेएस क्या करने वाली है, ये मैंने डॉट लगा के दिया है। ठीक है, अगर मैं डॉट लगा के इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा पहले ही मेरे कोड में आ जाएगी सिंटेक्स एरर। दिख रहा है? राइट? तो अगर प्रॉपर्टी में स्पेसेस हैं सबस्क्रिप्ट ही एक सॉल्यूशन है। चलो आगे, चेंज करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है नावेद, सब पब्लिक है,
सबको गले लगाती है जेएस, किसी से कोई भेदभाव नहीं है, ना कुछ पब्लिक है ना कुछ प्राइवेट है, लॉजिकली सब चीजें हर जगह से एक्सेसिबल हैं, राइट। चलो आगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है ना, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है तो हर चीज फॉलो भी नहीं करती है, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए बनाई नहीं गई है ये कि आप इससे सिक्योर प्रोग्रामिंग करें। चलो आगे, हो गया अब तो क्लियर सारी बातें। चलिए अब अगला पॉइंट, क्या होगा अगर किसी ऐसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करें जो है ही नहीं? क्या लगता है, अगर किसी ऐसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करें जो है ही नहीं, तो जैसा हम बात कर चुके हैं, जेएस हमें वैल्यू देगी अनडिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा माई कार डॉट प्राइस, तो आई गेट द वैल्यू एज अनडिफाइंड। क्लियर? इस एग्जाम्पल में आपको ये भी दिखेगा। एग्जाम्पल 4 चेक कीजिए। क्लोजर्स नेस्टेड फंक्शंस होते हैं मोहित, फंक्शन की बॉडी के अंदर फंक्शन, दे आर कॉल्ड क्लोजर्स, ठीक है। वो आप आगे एडवांस पार्ट में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, यहां तक क्लियर हो गया। अब अपन प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं जो नहीं एग्जिस्ट कर रही है, जैसे जैसे गौर करिए, मैं यहां पर प्राइस को प्रिंट कराता हूं। डू आई हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड माई कार डॉट प्राइस? नहीं, तो ये लाइन पे आपको रिजल्ट मिलेगा अनडिफाइंड। इफ आई रन दिस, नो एरर विल अराइज। आप ओपन करिए कमांड प्रॉम्प्ट, आपको दिख जाएगा जेएस आपको वैल्यू देगी प्राइस की अनडिफाइंड, बाकी अपनी अपनी वैल्यू पे इनिशियलाइज है। ये भी क्लियर हुआ? सिंपल है। नेक्स्ट, क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, जेएस को कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी कांस्टेंट नहीं है, ओके। बिकॉज प्रॉपर्टी इज नॉट कांस्टेंट, आप आराम से उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इनिशियली जिस कंपनी के अंदर मारुति वर्ड स्टोर था, उसी कंपनी प्रॉपर्टी में अब होंडा आ गया। कार बेलिनो थी, वो अब एमेज हो गई। ईयर 2014 था, वो अब 2020 हो गया। कौन सा वेरिएबल बनाएंगे मोनिका, में समझा नहीं। कोई नॉर्मल वेरिएबल जिसमें कुछ असाइन नहीं कर रहे हैं, ऐसा कैसे वेरिएबल की बात कर रहे हैं? तो ऑब्जेक्ट तो ब्लैंक रहेगा ना, उसके अंदर तो कुछ होगा ही नहीं, वो अनडिफाइंड नहीं आएगा, वो ऑब्जेक्ट ब्लैंक आएगा, और आप जब क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको कोई डेटा नहीं दिखेगा। मतलब आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हैं। लेट मी गो टू द फर्स्ट एग्जांपल, अगर मैं ये पूरा कमेंट आउट कर दूं तो क्या होगा? ऐसा की रहेगा, वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो मोनिका एरर है। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मतलब आपको क्या लग रहा है, की दोगे आप इक्वल टू नहीं छोड़ दोगे ऐसे? ऐसे ऐसा हो सकता है? अलाउड है ऐसा? आप बताओ, विल जेएस अलाउ दिस? ये क्या हो रहा है? इससे प्रॉपर्टी बन थोड़ी रही है, कुछ वैल्यू थोड़ी आ रही है। इससे कहाँ हो रहा है बेटा कुछ? कहाँ हो रहा है? लो आओ चेक करो आप, ये अपन आ गए। क्या दिख रहा है यहाँ पर? नोटिस करिए, आपने कंपनी दिया था, कहाँ गई कंपनी? हट गई, कोई कंपनी नहीं है यहाँ पर। ये लाइन टोटली इग्नोर हो जाएगी, जेएस के लिए इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। जेएस को ऐसा लग रहा है आप उसे एक्सेस कर रहे हो बस, जेएस इज फीलिंग आप कंपनी के नाम को एक्सेस कर रहे हो, वहां है नहीं। अगर आप इसको प्रिंट में डालते तो आपको अनडिफाइंड जरूर मिलता, लेकिन अपनी तरफ से थोड़ी अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक। चलें आगे। हाँ, तो अब बात हो रही थी क्या प्रॉपर्टी की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, तो जवाब है यस, बिल्कुल हो सकती हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। इनिशियली मैंने कंपनी मॉडल ईयर में कुछ और वैल्यूज डाली, बाद में मैंने कंपनी मॉडल ईयर की वैल्यूज अपनी तरफ से चेंज कर दी। तो अब आप जब रन करेंगे तो जो फर्स्ट इनिशियलाइजेशन था उसका डेटा कुछ और दिखेगा, सेकेंड इनिशियलाइजेशन के बाद डेटा आपको कुछ और दिखेगा, प्रॉपर्टीज वही रहेंगी, डेटा हो जाएगा चेंज। तो चेक करिए, ये फर्स्ट कार की वैल्यूज हैं,
और ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं सेकंड कार की। और सेकंड टाइम हम प्रॉपर्टी बढ़ा भी सकते हैं। क्या कहना है आपका? इसमें कलर भी डाल सकता हूं मैं। जब सेकंड टाइम में इनिशियलाइज कर रहा हूं तो एक कलर बढ़ा सकता हूं। यस, सब कुछ डायनेमिक है, सब रन टाइम पे हो रहा है, तो आप कलर बढ़ा भी सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट। अब आता है क्या प्रॉपर्टी हटाई जा सकती है? हमारे पास अगर प्रॉपर्टी है और हमें उसकी जरूरत नहीं है तो कैन वी डू दैट? तो जवाब है यस, आप जेएस में ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टी डायनेमिकली हटा भी सकते हैं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए आप यूज करेंगे जेएस का कीवर्ड जिसका नाम है डिलीट। आपने इसको पहले भी यूज करा है ना, याद कीजिए। किसके साथ करा है? एरे के साथ करा है। और क्या करा था इसने जब आपने इसको एरे पे लगाया था? तो इसने उस पर्टिकुलर इंडेक्स में वैल्यू डाल दी थी अनडिफाइंड। तो हमारे साथ अब क्या होगा? अब ये प्रॉपर्टी हमारे ऑब्जेक्ट से हट जाएगी। और अब अगर हम एक्सेस करेंगे ईयर को, तो हटाने के बाद, तो अगर हटाने के बाद ईयर एक्सेस करेंगे तो जेएस देगी अनडिफाइंड। ठीक है, चेक करिए इसका भी आउटपुट आप। ये है रिजल्ट्स। जब तक आपके पास ईयर था तब तक 2014 आया। जब ईयर को आपने डिलीट कर दिया तो ईयर की वैल्यू, कलर की वैल्यू, कलर तो खैर था ही नहीं कभी भी, दोनों की वैल्यू आपको मिल रही है एज अनडिफाइंड। चलो आगे, डन। अब आता है नेक्स्ट टास्क। आप जेएस से पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अवेलेबल है कि नहीं है। कैसे पूछ सकते हैं? जेएस के पास जो इन ऑपरेटर है, आप उस इन ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, गौर कीजिए। मैंने माय कार के अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड करी नेम, एक प्रॉपर्टी ऐड करी ईयर, फिर मैंने ईयर को डिलीट कर दिया। ओके, जब ईयर को आपने डिलीट कर दिया और आपने जेएस से पूछा क्या माय कार में नेम है, तो जेएस का जवाब है। लेकिन जब आपने पूछा क्या माय कार में ईयर है, तो जेएस का जवाब है फॉल्स। राइट, इसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स में जब आप डॉम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो बस याद रखिएगा, अगर ये पता करना हो ऑब्जेक्ट के पास ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है कि नहीं, तो आप यूज कर सकते हैं ऑपरेटर विच इज कॉल्ड इन। डीबगिंग में भी होगी और आप बहुत सारे काम करेंगे इससे। राइट, डन। चलिए आइए नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं अपन इससे आगे। बात होगी अगले लेक्चर में लूप ऑब्जेक्ट पे कैसे काम करते हैं, एंड देन वील माइग्रेट ओवर टू एडवांस टॉपिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।